हे दोस्तों, 48 आवर स्टार्टअप के फाउंडर फ्रेजर डोहर्टी को अपना फर्स्ट बिजनेस आइडिया आया था जब वो बहुत छोटे से थे। बात ये थी कि उनके घर के सामने एक फार्मर रहता था जो फार्मिंग, कैटल्स को पालना, मुर्गियाँ पालना, अंडे बेचना और ऐसे कई सारे छोटे छोटे बिजनेस करता था। अब इन सारी चीज़ों में से ये जो अंडे वाला बिजनेस था ना, उसने फ्रेजर को बहुत ज़्यादा एक्साइट किया। उनके दिमाग में यही चल रहा था कि यार ये वाला बिजनेस अच्छा है, इसमें एफर्ट्स कम लगेंगे, मुर्गियों को सिर्फ खाना खिलाना है और जो वो अंडे देंगे उसे जाके बेचना है। और बस ये था उनका पहला बिजनेस आइडिया, जहां से उनकी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी स्टार्ट हुई। और जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलते हैं, द माइंड दैट ओपन्स टू अ न्यू आइडिया नेवर रिटर्न्स टू इट्स ओरिजिनल साइज। ये एक छोटे से आइडिया ने फ्रेजर को अपना पहला बिजनेस एस्टैब्लिश करने में काफी मदद की। बिकॉज देखो, उसके बाद क्या हुआ कि फ्रेजर अगले दिन ही उस फार्मर के पास गए और उन्होंने बड़ा ही इनोसेंट सा चेहरा बनाते हुए फार्मर से कुछ एग्स फ्री में मांगे। तो ये सुन के फार्मर ने इमीडिएटली एक डब्बे में से कुछ एग्स निकाल के फ्रेजर को बिना पैसे लिए दे दिए। फ्रेजर ने क्या किया कि वो घर गए और उस अंडे को अपने टीवी के ऊपर रख दिया, क्योंकि पहले के टाइम की जो टीवी होती थी ना, स्पेशली उनकी जो टीवी थी वो काफ़ी गर्म हो जाती थी, तो इसलिए उसने उसको वहाँ रख दिया ना। बहुत सारे अंडों में से सिर्फ 4 अंडे हैच हुए, वो उनके लिए इनफ थे। ऑथर ने उस अंडे में से छोटे छोटे चूजे निकले। उन चूज़ों का उन्होंने बहुत अच्छे से ख्याल रखना स्टार्ट किया। वो उसे टाइम टू टाइम खाना देते थे और बस कुछ टाइम बाद वो जो हेन्स थे उसमें से कुछ मुर्गियों ने अंडा देना शुरू कर दिया। और फिर फ्रेजर ने उन अंडों को अपने नेबर्स को ही, अपने दोस्तों को बेचना शुरू कर दिया। और जब पहली बार उन्होंने किया, पहली बार जब उनको प्रॉफिट मिला, तब उनके दिमाग में ये मीम चलने लग गया, पैसा ही पैसा होगा। बट फिर एक दिन जब वो घर आए तब उन्हें पता चला कि उनके जो हेन्स थे, मुर्गियां थी, उसे एक फॉक्स ने खा लिया है ना। ये सुन के वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हो गए। बट वो बोलते हैं ना, एक बार शेर के मुंह में खून लग जाए तो वो और शिकार करने से रुकता नहीं है। उसी तरह ऑथर को भी बिजनेस का चस्का चढ़ गया था। उन्हें समझ में आ गया था कि बिजनेस करके काफी पैसे कमाए जा सकते हैं। इसलिए फिर 8 साल की एज से लेकर 15 साल की एज तक उन्होंने कई सारे छोटे छोटे बिजनेसेस करना स्टार्ट किए। और बस 15 साल की एज में ही उन्होंने एक बिजनेस एस्टैब्लिश किया जिसकी हेल्प से वो मिलियनर बन गए। यस, और जैसे कि आप देख सकते हो, ये सारी चीज़ों की स्टार्टिंग हुई थी 0 रुपीज़ से। कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगा था, सिर्फ कुछ लगा था तो वो था आइडिया, मेहनत और टाइम। अभी देखो, मुझे पता है कि शायद आप लोगों के लिए ये मुर्गी वाला बिजनेस करना इतना शायद प्रैक्टिकल ना हो, बट फिक्र मत करो, आगे मैं आपको बताऊंगा कि आज के टाइम के हिसाब से राइट नाउ जो आपके पास रिसोर्सेज है उसकी हेल्प से कैसे आप 0 रुपीज़ से बिजनेस करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन याद रखो, ये आइडियाज इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कुछ लेसन जो फ्रेजर ने खुद फॉलो किए थे और जो आपको भी सीखना चाहिए एक अच्छा बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। और वही लेसन आज मैं आपको 48 आवर स्टार्टअप बुक से, जो फ्रेजर डोहर्टी ने ही लिखी है, उनकी ये बुक से आपको एक एक करके शेयर करूंगा। और ये लेसन को समझने के लिए आपको लेकिन पहले फ्रेजर की थोड़ी स्टोरी को और अच्छे से समझना पड़ेगा। सुपर जैम एंड मिलियनर एट 15। देखो, ऑथर की स्टोरी पे वापस आए तो आपके दिमाग में भी ये क्वेश्चन आ रहा होगा शायद कि वो 15 साल की एज में कैसे एक मिलियनर बन गए। तो कहानी कुछ ऐसी है ना कि ऑथर एक दिन अपने ग्रैंड मदर के घर गए थे ना। उनकी जो ग्रैंड मदर थी वो वहाँ पे जैम बना रही थी। ऑथर ने जब वो जैम को टेस्ट किया तो उन्हें वो जैम बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा, जिसके बाद ऑथर ने अपनी ग्रैंड मदर से पूछा कि क्या आप भी मुझे जैम बनाना सिखा सकती हो। इसके रिस्पॉन्स पे उनकी ग्रैंड मदर ने कहा, हाँ हाँ जरूर, क्यों नहीं ना। उस दिन उन्होंने बहुत मेहनत करके, बहुत ध्यान लगा के ग्रैंड मदर से वो सारी जैम बनाने की रेसिपी को सीख ली। जिसके बाद वो सुपरमार्केट गए, उन्होंने कुछ फ्रूट्स खरीदे और बस घर आके जैम बनाना शुरू कर दिया ना। ये जैम बनाने के बाद उन्होंने उस जैम को अपने फ्रेंड्स, फैमिली और नेबर्स को टेस्ट कराना स्टार्ट किया, जिसका रिस्पॉन्स ऑथर को बहुत ही पॉजिटिव मिला। इनफैक्ट कई सारे लोग उन्हें पैसे पे करने के लिए रेडी हो गए और यहीं पे उन्हें अपना प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मिल गया था। तो फिर क्या था, उन्होंने घर पे ही जैम बनाना शुरू कर दिया। बट घर में जैम बनाने का जो प्रॉब्लम थी ना, वो ये थी कि वो 1000 से ज्यादा जैम के बॉटल नहीं बना पा रहे थे हर हफ्ते, और ये एक चीज उनके बिजनेस को बड़ा बनाने से बहुत रोक रही थी। तब उनके छोटे से दिमाग में आइडिया आया, क्यों ना ये जैम फैक्ट्रीज में मशीन्स के थ्रू मैन्युफैक्चर कराया जाए ना। ये सोचने के बाद उन्होंने अपनी रिसर्च करना स्टार्ट करी कि कैसे फैक्ट्रीज में जैम मैन्युफैक्चर होता है। रिसर्च करते करते उन्हें पता चला कि जो जैम का बिजनेस है ना, वो एक्चुअल में हर साल ज्यादा नहीं बल्कि कम होते जा रहा है, क्योंकि जैम्स में आर्टिफिशियल शुगर होते हैं और लोग हेल्थ कॉन्शियस हो रहे थे। इसलिए फिर अगेन उन्होंने अपना दिमाग दौड़ाया और इस बार उन्होंने ऐसी जैम की रेसिपी बनाने पर फोकस किया जिसके अंदर आर्टिफिशियल शुगर हो ही ना। एक ऐसा जैम जो सिर्फ नेचुरल फ्रूट्स और प्रिजर्वेटिव से बना हो ना। ये चीज़ सुनने में तो काफ़ी सिंपल लग रही थी, बट जब उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को करना स्टार्ट किया तो उन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हुई। 1 ट्रायल, 2 ट्रायल, 3 ट्रायल, कोई भी अच्छा जैम बन ही नहीं रहा था जिसका टेस्ट अच्छा हो। बट फिर फाइनली काफ़ी मेहनत करते करते एक ऐसी रेसिपी बन ही गई जिसके अंदर कोई आर्टिफिशियल शुगर नहीं था, लेकिन जैम उतना ही टेस्टी था जितना शुगर वाला होता था। स्केलिंग एंड ब्रांडिंग।
नेचुरल फ्रूट से बने हुए जैम को उन्होंने सुपरमार्केट में अब सेल करना स्टार्ट किया। नो जैसे ही ये नेचुरल फ्रूट से जैम बन गया था उनका टेस्टी, उसके बाद उन्होंने सोचा कि इसे अब सुपरमार्केट्स में सेल करना चाहिए, जहां पे वो ज़्यादा से ज़्यादा जैम्स को सेल कर सके। इसीलिए फिर वो वेट्रोज नाम की एक सुपरमार्केट थी, वहां पे गए। ना ये जो सुपरमार्केट है ना, वो यूजुअली न्यू प्रोडक्ट्स को अपॉर्चुनिटीज देता है अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ना वेट्रोज के सुपरमार्केट के जो ओनर थे, जब ऑथर उनके पास गए तो उन्हें वो नेचुरल जैम टेस्ट में तो काफ़ी अच्छा लगा। उन्हें ये भी बहुत अच्छा लगा कि एक सिर्फ 15 साल का लड़का है जो इतना बड़ा बिजनेस करने की कोशिश कर रहा है। उन्हें ये चीज़ काफ़ी इंस्पायरिंग लगी, बट सिर्फ ये रीज़न बहुत नहीं था उन्हें चांस देने के लिए। इनफैक्ट उन्होंने उसे बताया कि ऑथर के बिजनेस में अभी भी 3 बड़ी कमियां थी जिसकी वजह से उसे चांस नहीं दे सकते। पहला, गुड ब्रांड नेम, दूसरा गुड पैकेजिंग, और तीसरा रिड्यूस द प्राइस। ये 3 प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से उन्होंने फ्रेजर को मना कर दिया। फिर क्या था ना, देखो ऑब्वियसली मैक्सिमम लोग तो इधर तक भी नहीं पहुंचते हैं, कोई ट्राई ही नहीं करता है, लेकिन फ्रेजर ढीठ इंसान थे, जिद्दी थे। उनका आइडिया तो रिजेक्ट हो गया था, बट स्टिल उन्होंने हार नहीं मानी। वो बहुत सारे ब्रांडिंग और मार्केटिंग एक्सपर्ट्स के पास गए, उनसे सीखने लग गए कि कैसे वो अच्छा ब्रांड और मार्केटिंग कर सकते हैं। जो करते करते सीखते सीखते उन्हें एक नाम समझ में आया, नाम था सुपर जैम। और उस जैम के कंटेनर पे उन्होंने सुपरमैन, बैटमैन, ये सारी चीज़ों के पिक्चर्स लगाना स्टार्ट किए, क्योंकि वो अपने सुपर जैम को सुपर हीरो से एसोसिएट करना चाहते थे। ना ये आइडिया के साथ वो कई सारे फैक्ट्रीज में गए ताकि वो अपना सुपर जैम मास में प्रोड्यूस कर सके। बट मोस्टली सारी फैक्ट्री ओनर्स के जो ओनर थे, उन्होंने उनके इस आइडिया को बचकाना बोल के रिजेक्ट कर दिया। बिकॉज सच बात तो ये थी कि वो एक 15 साल का बच्चा ही था जिसका आइडिया भी थोड़ा सा बच्चा जैसा ही था, जिसने ऑथर का ये ऑर्डर एक्सेप्ट कर लिया। ना ये ऑर्डर मिलने के बाद 15 साल के फ्रेजर को बहुत खुशी हुई। वो उछलते कूदते हुए वेट्रोस के ओनर के पास गए, लेकिन जैसे ही वो वहाँ पहुंचे, वेट्रोस वाले ने उनके इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया, ये बोलते हुए कि जिस फैक्ट्री ने ये ऑर्डर लेने के लिए हाँ बोली थी वो एक्चुअल में बहुत कॉस्टली है, जिससे प्रॉफिट मार्जिन बुक नहीं करा जा सकता है। इनफैक्ट इस टाइम पे जो वेट्रोस के ओनर थे उनको तो जैम का टेस्ट भी पसंद नहीं आ रहा था। अब ये एक और बहुत बड़ा चैलेंज था ना, ये चीज़ फ्रेजर के लिए बहुत ज़्यादा डिमोटिवेटिंग थी, क्योंकि उन्होंने 1 साल इन्वेस्ट कर दिए थे इसके ऊपर ये सारी चीज़ें करने में, बट फिर भी उनका आइडिया रिजेक्ट हो चुका था। कई बार उनका दिल किया कि वो गिव अप कर दे, बट स्टिल उन्होंने गिव अप नहीं किया। फिर अगेन वो कई सारे एक्सपर्ट से मिलने गए, जिससे उन्होंने पैकेजिंग और ब्रांडिंग के रोल को और समझा, जहां उन्होंने सीखा कि कैसे प्रोडक्ट का जो एस्थेटिक होता है, ब्रांडिंग होती है, पैकेजिंग होती है, उसका एस्थेटिकली और विजुअली अपीलिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपकी पैकेजिंग अच्छी होगी तो वो आपके सेल्स को 10 गुना तक भी बूस्ट कर सकता है। और तो और ब्रांडिंग अच्छी तरीके से करने से आपका प्रोडक्ट भले से A1 ना भी हो, फिर भी लोग खरीद लेते हैं। नो ब्रांडिंग के ऊपर ऑथर ने सीखा था कि कैसे ब्रांडिंग करने के लिए आपको कोई एक सिंगल रीज़न चाहिए जिससे आप अपने प्रोडक्ट को कॉम्पिटिटर से बेटर बता सको। और ये फिगर आउट करते टाइम उनके दिमाग में एक लाइन आई, 100% फ्रूट्स, नो आर्टिफिशियल शुगर। उन्होंने डिसाइड किया कि वो इसी के साथ उनकी ब्रांडिंग करेंगे, यही चीज़ को कस्टमर्स के दिमाग में छपाएंगे, क्योंकि यही चीज़ थी जो उन्हें उनके कॉम्पिटिटर्स से आगे लेके जा रही थी। ऐसे ही उन्होंने कुछ ब्रांडिंग में चेंजेस करे, जिसके बाद एक नई फैक्ट्री ओनर से वो मिले, और गेस व्हाट, उनकी डील इस बार सक्सेसफुल हुई। और फिर इसके बाद वो वापस से वेट्रोस के पास गए, उन्होंने उनको प्रॉफिट मार्जिन्स, प्रोडक्ट की न्यू ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी, ये सारी चीज़ें समझाई, जो चीज़ देख के वेट्रोस के जो ओनर थे वो काफ़ी इंप्रेस हुए और उन्होंने उनका प्रोडक्ट खरीदने के लिए एग्री कर दिया, जिसकी वजह से ऑथर ने एक ही दिन में 50,000 जैम बनवाए, जिसके बाद वो कुछ ही दिन के अंदर न्यूज़पेपर्स में आ गए। उनका बिजनेस टेक ऑफ कर गया और वो एक मिलियनेयर किड बन गए। और बात बस यही नहीं खत्म हुई, इसके बाद ऑथर ने कई सारे सक्सेसफुल वेंचर्स किए, जैसे कि ओट्स का बिजनेस, बियर का सब्सक्रिप्शन बिजनेस, एटसेट्रा एटसेट्रा। जो सारी स्टोरी में चाहूँ तो आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन वो सारी स्टोरी में ना अगेन कुछ लेसन्स ये जो रिपीट होंगे, जो आपको भी समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, जीरो से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ना बहुत ज़्यादा ढांसू आइडिया की ज़रूरत आपको नहीं है। जो चीज़ की ज़रूरत है वो है सबसे पहला लेसन, एस्केप द एंटरप्रेन्योरशिप। देखो, ऑथर एक मिलियनर बन पाए जीरो से स्टार्ट करके, क्योंकि वो सिर्फ ना ख्याली पुलाव नहीं बनाते थे, सिर्फ आइडियाज़ के बारे में सोचते नहीं थे, बल्कि उन्होंने एक्शंस लेना स्टार्ट किया। ऑथर कहते हैं, देखो, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं ना, वो लोग दुनिया भर के बुक्स पढ़ते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं, सेमिनार्स अटेंड करते हैं, बिजनेस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन कंज्यूम तो करते हैं, बट जब भी एक्शन लेने की बारी आती है तो वो पीछे हट जाते हैं, क्योंकि रियलिटी में वो लोग डरपोक होते हैं। कहीं ना कहीं उनके सबकॉन्शियस में यही आ रहा होता है कि क्या होगा अगर वो फेल हो गए तो, अगर उनका बिजनेस ग्रो नहीं हुआ तो, अगर लोग उन्हें ताना देना स्टार्ट करें तो। और यही चीज़ आपको समझना बहुत ज़रूरी है। ऑथर फ्रेजर मिलियनर बन पाए जीरो से स्टार्ट करके, क्योंकि उन्होंने सिर्फ सीखते रहने पे फोकस नहीं किया, बल्कि उन्होंने सीखने के साथ साथ एक्शंस लेने पे फोकस किया। क्योंकि एक्शन लेने से जो आपको चीज़ें मालूम पड़ती है वो कई बार बड़ी बड़ी डिग्री से भी आपको नहीं मिल सकती है।
इसलिए पहली चीज़, अगर आप जीरो से बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो यही करो कि एक्शन लेना स्टार्ट करो। वो एंटरप्रेन्योर नहीं बल्कि एंटरप्रेन्योर बनने पे फोकस करो। और इसके बाद ये सेकंड चीज़ भी याद रखो, जो है वैलिडेशन। आपने देखा होगा कि ऑथर की स्टोरी में कैसे उन्होंने अपना जो जैम का बिजनेस था उसे उन्होंने वैलिडेट कराया अपने फ्रेंड्स, फैमिली और दूसरे लोगों से। ऐसी ऑथर एक और स्टोरी बताते हैं कि रेचल नाम की एक वुमेन थी जिसको आइडिया आया कि यार उनके एरिया में कई सारे डॉग के ओनर्स हैं जो लोग ना अपने डॉग को कई बार टाइम नहीं दे पाते हैं, उन्हें वॉक पे नहीं लेके जा पाते हैं, जिसकी वजह से उनके डॉग्स काफ़ी परेशान होते हैं। तो उन्हें डॉग वॉकिंग सर्विस का आइडिया आया। आइडिया बड़ा सिंपल सा था बट वेस्ट नहीं था। इनफैक्ट उन्होंने इस आइडिया को वैलिडेट करने के लिए क्या किया कि वो अपने नेबरहुड में गए और कुछ डॉग ओनर्स को फ्री में अपनी सर्विस देना स्टार्ट करी। बहुत से डॉग ओनर्स ने ये प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और कुछ ही दिनों बाद उन्होंने सर्विस के लिए फीस मांगना स्टार्ट करी, जिसका रिस्पॉन्स अगेन उनको काफ़ी पॉजिटिव मिला। और जैसे ही रेचल को समझ में आया कि हाँ इस चीज़ की नीड है, लोग पैसे देने के लिए रेडी है, तो बस फिर क्या था, उन्होंने ऐसे कई सारे लोगों को जमा करना चालू किया जो उनके बिहाफ में डॉग को वॉक पे लेके जा सकते थे। और यहीं से उन्होंने एक अच्छा बिजनेस बनाया जिसको स्केल भी किया। सिमिलर टाइप का एग्जाम्पल जैक मा ने भी किया था। जो उनकी कंपनी थी अलीबाबा, उसे उन्होंने रैंडम लोगों से वैलिडेट कराया, पूछा कि क्या वो आइडिया सही है कि नहीं। ऐसी आप भी कोई भी आइडिया आपको आ जाए तो आप पहले वैलिडेट भी उसको करा सकते हो। और बस फिर क्या है, एक्शंस लेते रहो, अपने आप आपका दिमाग खुलता रहेगा और आपको अलग अलग रास्ते मिलते रहेंगे बिजनेस करने के। अभी देखते हैं चलो एग्जैक्टली आज के टाइम पे आप जीरो से कैसे बिजनेस कर सकते हो। देखो ये याद रखो, आइडियाज इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है वो होता है एग्जीक्यूशन। ये जो मैं आइडिया बता रहा हूँ इससे कई सारे लोग पैसे कमा भी रहे हैं। आइडिया क्या है? वेल आइडिया है सिंपली फेसलेस यूट्यूब चैनल बनाने का, जिसके लिए आपको और कुछ नहीं, बस इंटरनेट, मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, कंप्यूटर, जो भी चीज़ आपके पास है उसका ही यूज़ करना है। सो बेसिकली हम क्या करेंगे, एक फेसलेस यूट्यूब चैनल क्रिएट करेंगे जिसके ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हम ऑटोमेटेड रखने की कोशिश करेंगे। पहली बात, हमारा जो यूट्यूब चैनल होगा वो फॉरेन ऑडियंस को टारगेट करेगा और उसका जो नीश होगा वो होगा फाइनेंस। बिकॉज देखो फॉरेन की जो ऑडियंस होती है और जो फाइनेंस का नीश है ना, इन दोनों चीज़ों का जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही हाई CPM देता है, RPM देता है, कॉस्ट पर मिली, जिससे आप काफ़ी पैसे कमा सकते हो। और एक बार अगर आपने ये कोड क्रैक कर लिया तो आप ऐसे हंड्रेड्स ऑफ चैनल भी बना सकते हो। बट अगेन हाँ, जितना सिंपल ये बोलने में है उतना एक्चुअल करने में नहीं है। बट स्टिल मैं आपको एक 5 स्टेप का सिंपल प्रोसेस बता देता हूँ जिसकी हेल्प से आप स्टार्ट कर सकते हो। पहला तो ऑब्वियसली है स्टेप कि आप जाके एक चैनल क्रिएट करो, जीमेल पे एक आईडी क्रिएट करो और उसकी हेल्प से एक यूट्यूब का चैनल बनाओ। अच्छा चैनल का नेम डिसाइड करना है तो उसके लिए एक वेबसाइट है namelix.com, जिसकी लिंक मैं दे दूंगा। वहाँ से जाके आप कीवर्ड्स डाल के, जो भी मतलब आपका नीश है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका नीश है फाइनेंस तो वो डालो और जनरेट पे क्लिक करो। आपको वो पूछेगा कि आपका जो नेम का जो स्टाइल है वो आपको कैसा रखना है। तो चलो फॉर एग्जांपल मैं रैंडम लेता हूँ और मीडियम सिलेक्ट करता हूँ और आप अपने बिजनेस को डिस्क्राइब कर सकते हो कि यार यूट्यूब एजुकेशन। तो ऐसे आप 2-3 क्लिक करके आपको बहुत सारा नाम मिल जाएगा, जिसमें से आप जो चाहिए स्क्रॉल करके नाम सिलेक्ट कर सकते हो और अपना चैनल स्टार्ट कर सकते हो। बस चैनल रेडी है तो आते हैं सेकंड स्टेप पे। अब आपको कोई ना कोई टॉपिक सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसके ऊपर आप वीडियो बना सकते हो। इसके लिए भी कई सारी वेबसाइट्स हैं जैसे आंसर द पब्लिक, ऑल्सो ask.com। इस पे जाके आप सर्च कर सकते हो कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो लोग सर्च कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक मैं टाइटल लेता हूँ हाउ कैन आई बिकम रिच, तो इसमें मैं देख सकता हूँ कि इसे कितने लोग सर्च कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। ऐसी कोई भी आप एक टाइटल सिलेक्ट कर सकते हो और उसके ऊपर आप फिर कंटेंट बनाना स्टार्ट करो, जिसके लिए आपको आना पड़ेगा स्टेप नंबर 3। कंटेंट के लिए भी बहुत ईजी हो गई ये चीज़ें। ChatGPT आपको पता ही होगा, अभी तो फ्री है, आने वाले टाइम में शायद इसका पैसा लगे, बट जब तक फ्री है आप उसका यूज़ कर सकते हो। ChatGPT पे जाके आप यही सारी जो टाइटल है उसी को डाल दो और आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स मिल जाएंगे। आप ChatGPT को स्पेसिफिकली लिख के भी बोल सकते हो कि राइट 2000 वर्ड स्क्रिप्ट्स फॉर दिस टॉपिक। और जितना आप प्रॉम्प्ट्स देते रहोगे, जितना आप क्वेश्चन उससे पूछते रहोगे, उतना आपको यहाँ से नॉलेज मिलते रहेगी। और ऐसे आप ChatGPT की हेल्प से अच्छा खासा कंटेंट यहाँ से निकाल सकते हो। यहाँ से आप रियल लाइफ एग्जांपल्स, स्टोरीज और ऐसे कई सारी चीज़ें भी निकाल सकते हो जो आपके कंटेंट को इंटरेस्टिंग बनाएगा। फिर आ जाओ स्टेप नंबर 4 पे। नेक्स्ट आपको जाना पड़ेगा, एक वेबसाइट है जिसका नाम है weed.io। यहाँ पे आप फ्री पे साइन अप कर सकते हो। क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करके वहाँ पे जाके आप मीडिया करके एक छोटा सा बॉक्स दिखेगा, उस पर क्लिक करो और वहाँ पे आपको टेक्स्ट टू स्पीच का ऑप्शन दिखेगा, जिसके ऊपर आपको क्लिक करना है और वहाँ पे आपको वो ChatGPT से जो उठा के आपके पास टेक्स्ट है उसी को पेस्ट कर देना है। नो यहाँ पे याद रखो, यहाँ पे कुछ लिमिट्स होती है जिसकी वजह से आपको शायद 5-6 बार करना पड़ जाए आपकी स्क्रिप्ट को लेके टेक्स्ट टू ऑडियो कन्वर्ट करने में, या फिर और भी बहुत सी वेबसाइट्स है, आपको सिर्फ थोड़ा सर्च करने की ज़रूरत है, वहाँ से आप इसके ऑडियो निकाल सकते हो। और फिर लास्ट स्टेप आ जाएगा, इसी ऑडियो के ऊपर जब आप एडिटिंग कर देते हो, एडोबी प्रीमियर प्रो या फिर फ्री सॉफ्टवेयर जैसे कि InShot, हिट फिल्म्स, यहाँ पे जाके आप एडिटिंग करना स्टार्ट कर सकते हो। फुटेजेस ले सकते हो, फ्री पिक्स ले सकते हो। कई अलग अलग वेबसाइट्स है जैसे कि Pexels, Pixabay, Mixkit,
ये सब जगह पे आपको कई सारे फोटोज वीडियोस मिल सकते हैं। बस जो भी स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से आप रेलेवेंट इमेजेस और वीडियोस का यूज़ करो और वीडियो बना के डाल दो। कैनवा भी फ्री है, वहाँ से आप थंबनेल फ्री में बना सकते हो। और इन सब से रिलेटेड याद रखो, आपको दुनिया भर के ट्यूटोरियल्स यूट्यूब पे फ्री में मिल जाएंगे। प्लस ये जो मैंने आपको वेबसाइट सारी बताई है अलग अलग, अगर आपको लगता है कि उसके अंदर से कई सारी वेबसाइट अभी पेड है या फिर आने वाले टाइम में पेड होने वाली है, तो याद रखो ऐसे कई सारी ऑल्टरनेटिव वेबसाइट्स लोग बना के डाले जा रहे हैं। आपको सिर्फ जाके उसके ऊपर थोड़ी सी रिसर्च करनी है और उनका यूज़ करके वीडियोज़ बनाना है। अब मैंने जितनी भी चीज़ें आपको बताई है, क्या उसकी हेल्प से आपका एक परफेक्ट वीडियो बन जाएगा जो वायरल होकर आपको करोड़पति बना देगा? एब्सोल्युटली नॉट। एटलीस्ट स्टार्टिंग में तो नहीं होगा। क्या आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी? यस। क्या आपको अपना टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करना पड़ेगा? यस। लेकिन क्या आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो? तो इसका आंसर भी यस है। बस देर है तो आपकी स्टार्ट करने की और कंसिस्टेंट रहने की। धीरे धीरे आपकी स्किल्स इंप्रूव होती ही जाएगी और आप भी कंटेंट क्रिएटर बन सकते हो, वो भी जीरो से स्टार्ट करके। और ये बात मैं कैसे बोल सकता हूँ? बिकॉज कहीं ना कहीं मैंने भी ऑलमोस्ट जीरो से ही स्टार्ट किया था। और सिर्फ मेरी बात ही नहीं है, कई सारे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो लोगों ने कुछ पैसे इन्वेस्ट करके या ऑलमोस्ट नथिंग इन्वेस्ट करके अपनी यूट्यूब करियर की जर्नी स्टार्ट करी, कंटेंट क्रिएशन की जर्नी स्टार्ट करी और वो आज अच्छे पैसे कमा रहे हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली ये चीज़ें आसान नहीं होगी, बट ठीक है, अगर आसान होती तो सब लोग कर रहे होते हैं। बट अगर आपके अंदर वो शिद्दत है, आपके अंदर वो जोश है, तो अगेन आप जीरो से कर सकते हो स्टार्ट। ये चीज़ को याद रखो। ये बुक बहुत ही अच्छी है, 48 आवर स्टार्टअप। मुझे लगता है ये आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए, बिकॉज ये बुक आपको ना एक वॉनरप्रनर से हटके एक एंटरप्रेन्योर बनने में हेल्प करेगी। कैसे आप फास्ट बिजनेस क्रिएट कर सकते हो। बिकॉज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो ये अगेन क्या है, एक्शंस लेना। और एक्शंस कैसे आप जल्दी लेके अपना पहला बिजनेस लॉन्च कर सकते हो, कैसे जल्दी फेल हो सकते हो ताकि आपको जल्द से जल्द सक्सेस मिल सके। ये सारी चीज़ें आपको इस बुक में सीखने मिल जाएगी।